कंस्ट्रक्शन से बेटे ट्रांसफार्मर की स्टार्ट करना है। अब ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है बेटे, ये हमारे पास पहली चीज जो होती है इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, वो सर्कुलर भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास एक कोर बनानी होती है, एंड कोर शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इसलिए लेते हैं कि आयरन अलाउज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे आयरन में से, इसका मतलब आयरन का फ्लक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फ्लक्स मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एरिया। यानी जितना फ्लक्स ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। जितना फ्लक्स ज्यादा होगा उतनी ईएमएफ भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हम आयरन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आयरन अलाउ करता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास कर सके। ठीक है, तो आयरन की बेटे ये हमारे पास एक कोर होगी आयरन की, ये ठीक है। ये हमारे पास इनर कोर होगी, और ये काफी ज्यादा हमारे हमारे पास ये आयरन की स्ट्रिप्स होती हैं। पहले बहुत डिटेल में जाना पड़ता, अब इतनी डिटेल है नहीं सिलेबस में। ये आयरन की स्ट्रिप्स में बहुत ज्यादा, जो कि इसके कोर वो बना रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आयरन की स्ट्रिप सारी मैंने शो की नहीं। यानी होता ये है कि बेटा ये, सॉरी, ये एक स्ट्रिप है, यानी कि ये सारी एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप के ऊपर दरमियान में से आयरन वाला हिस्सा जो है वो सिर्फ यही है, ये आयरन है सारा। ठीक है, ये सारा आयरन की एक पूरी की पूरी स्ट्रिप है। स्ट्रिप मैं कह रहा हूँ पूरी। ये सर्कुलर फॉर्मेट में भी हो सकती है, आई टुक इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, तो ये सर्कुलर भी हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी कोर नहीं है, एक सिंपल स्ट्रिप सी है। स्ट्रिप की क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इस लेवल पे नहीं करते, वो पहले होता था, अब फिर वो चीजें निकल गई। पहले कंस्ट्रक्शन सारी डिटेल में सिलेबस में पुराने नोट्स मेरी देखोगे सारी, उसमें की आपकी दफा नहीं है बेटे। ओके, ये हमारे पास आयरन किस तरह स्ट्रिप होती है। ठीक है, अच्छा अब इसी को मैं यहाँ पे अगर ये साइड साइड पे शो कर दी मैंने, ठीक। एक स्ट्रिप के ऊपर पे दूसरी स्ट्रिप रखी है, दरमियान दो स्ट्रिप के अपनी एयर का गैप भी आ सकता है, आप इंसुलेशन पॉलिथीन वगैरह भी रख सकते हो। यानी ये बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स हैं जो मैंने इस तरह शो की हैं, विच आर प्लेस ऑन ईच अदर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से आपने करंट ये पास किया यहाँ से, बेटा ये बैक साइड से होके करंट इस तरह आ रहा है इसके अंदर से। So this is a coil. If I connect it to this EMF source, it means this will be the primary coil. Then ये हमारे पास primary coil होगी, and this is another coil which is connected to a CRO, cathode ray oscilloscope. ठीक है, ये इस तरह मैंने, this is a coil which is connected to cathode ray oscilloscope, यानी CRO। सीआर का बेटा सिंबल ये होता है, जिस पे जैसे ईसीजी की नहीं होती हमारी स्क्रीन, उस तरह ये स्क्रीन है, ये सिंबल है इसका, ये वाला हार्ट बीट इसके थ्रू देखते हो। दिस इज सीआरओ। सीआरओ स्टैंड फॉर, कल कह रहे थे सब पूरा लिखते हैं इसको, मैं भूल गया था। ले ऑसिलोस्कोप आज लिख दिया, ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये हमारे पास है। अभी अभी बेटे हमारे पास जो इनपुट होती है यहाँ पे मैंने कौन सी रखी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मतलब इनपुट जो होती है इसकी, दैट इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। दिस इज टाइम इन सेकेंड, दिस इज करंट AC in amperes. Suppose this is upper peak, और यही हमारे पास लोअर पीक भी हो गई है। So this alternating current which is connected to this EMF, this primary side। ठीक है, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे coil which is connected to an EMF source, हम उस coil को कह रहे होते हैं that is the primary coil, and the coil in which current is induced या EMF is induced, that is output secondary coil। ठीक, अब let we identify these currents as I1। अपर पीक को हम I1 ले लेते हैं, और लोअर पीक को लेट अज्यूम हम इसको I2 ले लेते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि हमारे पास I1 करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने में करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, प्राइमरी कॉइल यानी यासिर करम ने ये कहा था बेटे, द कॉइल व्हिच इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, यानी बैटरी के साथ या एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो घर में आ रहा था उसके साथ कनेक्टेड, उसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे।
और वो कॉइल जो जिसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसे हम सेकेंडरी कॉइल कह रहे होते हैं। अब होता क्या है बेटे, होता ये है कि हमारे पास जब करंट I1 फ्लो कर रहा है इस कॉइल के अंदर, अब I1 फ्लो कर रहा है, मैं सपोज करूंगा कि I1 की डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास करंट I1 इधर फ्लो कर रहा होगा, सपोज वैल्यू, तो इसमें लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज अपर पीक जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस इज I1। ठीक है, I1 करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब इफ यू मेक यूज ऑफ राइट हैंड रूल, बेटे fingers of your right hand should turn in the direction of current and thumb will point towards north pole। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पोल आ जाएगा, दिस शुड बी द नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ से निकली, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे टर्मिनेट करती हैं। इसका मतलब यहाँ से नॉर्थ पोल इस आयरन में से पास करेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है इस आयरन में से। आयरन हमने क्यों लिया था कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन में से ही पास करती है। अब इस तरह ये नॉर्थ पोल आ रहा है। अब बेटे ये वही चीज होगी, ये नॉर्थ पोल है, इट इज नाउ एंटरिंग इनटू दिस कॉइल, कि हमारे पास ये एक हमारे पास नॉर्थ पोल इज एंटरिंग इनटू द कॉइल। तो क्या होता था यहाँ पे, नॉर्थ पोल ही आता था ताकि अपोज कर सके उस चेंज को जिसने प्रोड्यूस किया एज पर लेंस लॉ। तो यहाँ पे भी बेटे हमारे पास इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल ऊपर आया है, इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे भी कौन सा पोल आ जाएगा, इट विल बी नॉर्थ पोल ही होगा और यहाँ साउथ पोल होगा। अगर यहाँ नॉर्थ पोल आया है तो नाउ अगेन वी हैव टू मेक द राइट हैंड रूल। जो थंब होगा आपका राइट हैंड का, इस पे अप्लाई करना है आउटपुट कॉइल। थंब जो है नॉर्थ पोल की तरफ यानी ऊपर की तरफ, राइट हैंड का बेटे। कर्ल ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसमें कर्ल ऑफ फिंगर जो करंट ड्रॉ कर रही है वो ये वाला होगा बेटे। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसका मतलब है हमारे पास एक आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, ईएमएफ आउटपुट में आ जाएगी, किस डायरेक्शन में आएगी वो बाद में देखते हैं। ठीक, वो डायरेक्शन हमने नहीं करनी है रिवर्स मैं अगर कहूँ। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या लोअर हाफ साइकिल आ रहा है विच इज I2। अगर I2 करंट आ रहा है तो इसका मतलब मैं मार्क कर सकता हूँ I2 में करंट की डायरेक्शन क्या होगी है, वो चेंज होगी। करंट की आप किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन चेंज मैं कह रहा हूँ होगी, तो करंट इज फ्लोइंग नाउ इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है नाउ एज पर राइट हैंड रूल, fingers of right hand should point in the direction of current and thumb will point towards north pole, so it means we are having north pole here and south pole at this position। now magnetic field lines जो होंगी नॉर्थ से निकलेंगी बेटे, यहाँ से इस डायरेक्शन में नॉर्थ ये फील्ड लाइन जा रही हैं। अब यहाँ से हमारे पास देखो नॉर्थ पोल नाउ इट इज मूविंग इनटू द कॉइल। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें कॉइल में से पास करेगी, फ्लक्स की लिंकेज में या कटिंग में चेंज आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस करंट फ्लो करेगा इसमें से। जब इंड्यूस करंट फ्लो करेगा तो सर्किट इज कंप्लीट, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एक चेंज आएगी जो अपोज करेगी एज पर लेंस लॉ जिसने से प्रोड्यूस किया। तो अगर नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर हो रहा है तो अपोज करने के लिए यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। अगर यहाँ नॉर्थ पोल आया है तो करंट की डायरेक्शन अगर देखते हो, नाउ थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इसमें करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जब इसमें करंट जाता है, देखो इसमें भी करंट आता जा रहा है, क्यों, फील्ड लाइन इस आयरन की कोर में से पास करके इसके साथ जाके कट करती है इसको। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर हम इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट आता रहेगा तो इसके अंदर भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही आ रहा है, क्योंकि करंट की देखो डायरेक्शन चेंज हुई है ना, ऑल्टरनेटिव कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये करंट की डायरेक्शन देख लो चेंज है। यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता जाएगा आउटपुट कॉइल में, जबकि करंट इन द प्राइमरी कॉइल वो चेंज होता जाएगा। चेंज कैसे हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड देखो, करंट का ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ज्यादा हो गया फिर कम हो गया, सो ऑन। सो इट मींस वी कैन राइट हियर alternating current is induced in the secondary coil
ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। कौन सा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो? वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, चेंज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक हो? अच्छा, अब आते हैं फर्दर, हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब फॉर्मूले पे अगर हम आते हैं बेटे, हमारे पास इसमें, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, पावर को ट्रांसफर करता है। कल भी मैंने कहा था, ट्रांस पावर भी कहते हैं इसको। अब हमारे पास अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं, आइडियल, जिसमें आइडियल हम साइंस में सब्जेक्ट बेटा उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई एनर्जी लॉसेस ना हो, 100% एफिशिएंसी जिसकी हो। तो इफ आई कंसीडर दिस फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जो 100% एफिशिएंट हो, इज 100% एफिशिएंट। तो हमारे पास जो प्राइमरी पे पावर होगी, पावर इनपुट होगी प्राइमरी कॉइल पे, वही आउटपुट में होगी। पावर इनपुट जो है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, पावर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट के बाद। अब पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी आई हम पढ़ते हैं। तो वी आई, वी पी आई पी, पी फॉर प्राइमरी के लिए लिखा है, दिस इज वी एस आई एस। ये डिफाइनिंग इक्वेशन भी इसकी है थी बेटे। इसको हम फर्दर अगर लिखते हैं तो वी कैन राइट वी पी ओवर वी एस इक्वल्स टू आई एस ओवर आई पी। ये इसमें किसी एक को सब्जेक्ट बना लो, किसी या वी एस ओ वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास बेटे एक दूसरे पे आगे, कि जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे हम आउटपुट पर जो होती है वोल्टेज जो होता है, ये ईएमएफ जो होती है, इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड फॉर्मेट में अगर आते हैं, ऑल्सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द ईएमएफ इंड्यूस या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज चलो लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करता हूँ, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न जो प्राइमरी की ज्यादा हो, तो इसका मतलब वीपी भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न हम सेकेंडरी साइड पे ज्यादा करते हैं, तो हमारे पास वहां पे वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा एज फॉर सेकेंडरी है। तो इन्हीं की रेशियो ले लो आप, एन पी ओवर एन एस इक्वल्स टू वी एस ओवर वीपी हो गया। ठीक हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं ट्रांसफार्मर की बेटे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर दो टाइप, एक को हम कह रहे होते हैं स्टेप अप, दूसरे को हम कह रहे होते हैं स्टेप डाउन। जैसे हमारे घरों के अंदर हम चार्जर जो यूज करते हैं मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए, यूपीएस को चार्ज करने के लिए, बैटरीज। अब हमारे घर में बेटा वो ट्रांसफार्मर लगा होता है चार्जर के अंदर, घर में आ रहा था 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, वो क्या करता है, वो 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है हमारे बैटरीज का, सेलफोन को 9 वोल्ट की होती है। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। उस 9 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट को फिर हम डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, क्योंकि बैटरी डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं यूजिंग अनदर सर्किट विच इज नोन एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के थ्रू। ठीक है, एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का ये काम, जैसे आपने सोलर पैनल सारे इन्वर्टर लगा होता है, उस इन्वर्टर का क्या काम होता है, वो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, ठीक, और हमारे पास जो इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट पे, और रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो टाइप्स इसकी हमारे पास जो है दो किस्म की होती हैं, एक को हम कहते हैं स्टेप अप, दूसरे को हम कहते हैं स्टेप डाउन। एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड टाइप इज
स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी हमारे पास आउटपुट में वो हमेशा ज्यादा होती है ताकि वोल्टेज ज्यादा किया जा सके। इसमें नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी साइड में ज्यादा है देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड। अब हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओहो ओहो, ये गलत लिखा हुआ है। थोड़ी गलत लिखा होता बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा तो प्राइमरी में करंट कम होगा, यानी इन्वर्सली रिलेटेड मीन अगर एक को ज्यादा करते हैं तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास आउटपुट में जो करंट हो जाएगा आई एस की वैल्यू वो कम होगी बेटे आई पी से। और अगर इसका मैं सिंबल यहाँ पे बनाऊं क्या बनता है बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, इनपुट में कम होनी चाहिए। ये मैंने 3 टर्न्स शो की, ये आयरन की कोर होगी दरमियान में, और हमारे पास यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा शो कर दिए। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर आउटपुट में वोल्टेज कम होता है। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी जो होती हैं हमारे पास वो आउटपुट में कम होंगी। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड पे कम होती हैं। अगर कम होती हैं तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी साइड में कम है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड, जिसकी वजह से सेकेंडरी वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन प्राइमरी वोल्टेज जो हमारे पास क्या होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास कम है तो प्राइमरी ज्यादा हो गया ना, तो सेकेंडरी करंट इसमें ज्यादा होगा देन प्राइमरी। इसका मतलब ये हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे हमने हाई वोल्टेज से चीजें ऑपरेट होती हैं। घर में हर चीज 220 240 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, लेकिन इंडस्ट्री जहाँ हैवी इंडस्ट्री होती है वहां पे हमारे पास 4000 वोल्ट पे भी चीजें ऑपरेट हो रही होती हैं, 1000 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही होती हैं। तो वहां से हम क्या करते हैं, स्टेप इसको हाई वोल्टेज करते हैं या ट्रांसमिट करनी है अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम हाई वोल्टेज पे करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास इसके अगर सिंबल बनाए, हम बनाए, तो बेटा इनपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स आप बहुत ज्यादा शो करते हो, ये आयरन की कोर होगी, और आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, वो काफी कम शो करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छा, अब इन्हीं को हम फर्दर देखते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम हमेशा हाई वोल्टेज पे कर रहे होते हैं। अब हाई वोल्टेज पे करने की रीजन क्या होती है, उस पे आते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट हाई वोल्टेज, बेटे हमारे पास अगर वोल्टेज हाई करते हैं कैसे करेंगे, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे। अगर हमने वोल्टेज ज्यादा करना तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सप्लाई लाइन में। और वैसे भी देखो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी लॉस को बेटे किसी भी केबल के अंदर किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ई इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। हम टाइम को तो नहीं रोक सकते, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट। आर रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास आर इक्वल टू रो एल ओवर ए पर डिपेंड, हम अच्छा कंडक्टर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन करंट जब किस चीज में से पास करता है और आई का स्क्वायर है, यानी आई 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हाई करंट पास करता है तो बेटा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और हमने ये पढ़ा कि मेटल का अगर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो मेटल का रेजिस्टेंस और इंक्रीज कर देता है। अगर इसका मतलब आई भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना शुरू होगा तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है वो कंज्यूमर से पहुंचने से पहले ही रास्ते में सप्लाई लाइन के अंदर ही हमारे पास क्या वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगी, सप्लाई लाइन में ही लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास इसको हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है जब सप्लाई लाइन ये हमारे पास अगर तो यही एनर्जी ज़ाया होनी शुरू होगी है। क्यों ज़ाया होनी शुरू हो, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा अगर हाई करंट पास करेगा सप्लाई केबल, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास एनर्जी लॉस को हम कम करते हैं, एनर्जी लॉस को अगर कम कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसमिशन ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी चले मैं लिखूं एनर्जी लॉस जो है वो ज़्यादा होता है अगर करंट ज़्यादा पास कर रहा हो, ठीक है। इफ करंट इन सप्लाई केबल बेटे ये तारे जो वायर जिनमें ट्रांसमिशन जा रही है, इफ करंट इन सप्लाई केबल हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा होगा। देयरफॉर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर ज्यादा करनी तो एनर्जी लॉस कम होगा ना।
of the energy transmission। आप क्या करते हो कि हमारे पास वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज ज्यादा कर दो, करंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि हम लोग करंट को इसके अंदर डिक्रीज करते हैं। करंट इन सप्लाई केबल इज डिक्रीज, द सप्लाई केबल इज डिक्रीज। अब कैसे डिक्रीज करते हैं, यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, या हम इसी चीज को इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं करंट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या चीज ज्यादा होगी, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। या फिर हम ये कह रहे हैं वोल्टेज इन द सप्लाई केबल इज इंक्रीज्ड, केबल इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। या तो करंट को बेटे आप डिक्रीज कर दो सप्लाई केबल के अंदर, या अपने वोल्टेज को ज्यादा कर दो। और ये किस तरह करेंगे, एंड दिस इज डन बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, एंड दिस इज डन बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या हो गया, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। ओके, अब हमारे पास होता ये है कि ये बेटा एक जनरेटर शो किया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, जनरेटर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, कोई डैम वगैरह के पास या न्यूक्लियर रिएक्टर के पास। उसके आगे हमने क्या लगाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिखा बेटे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि यहाँ से हमारे पास 4000 वोल्ट पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर देगा 30,000 वोल्ट। फोर से वोल्टेज ज्यादा करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसमें अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया इसमें तो करंट कम हो जाएगा, इस केबल जो केबल नजर आ रही है इसमें करंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन चलती जा रही है बेटे हर जगह। अब यहाँ पे हमारे पास एक लो लेवल इंडस्ट्री है, वो 30,000 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं होती, वो 8,000 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो आप क्या करोगे, ये एक दूसरा यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया ना, करंट देखो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और आगे भी चला गया। तो इसका मतलब हमारे पास स्टेप हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया, जिसने कन्वर्ट कर दिया 30,000 वोल्ट्स को 8,000 वोल्ट्स के अंदर और लो लेवल इंडस्ट्री को दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया। अब ये हाई लेवल इंडस्ट्री है जिसके अंदर मशीन्स ऐसी हैं विच आर ऑपरेटेड एट 14,000 वोल्ट्स। तो फिर हमने क्या यूज किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया विच कन्वर्टेड 30,000 वोल्ट्स फ्रॉम द सप्लाई केबल टू 14,000 so that machinery can be operated at that voltage। ठीक है, लेटर ऑन डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं, घर वगैरह जो होते हैं, कोई लोकेलिटी वगैरह है, तो इसके अंदर यहाँ से हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दोबारा दिया। तो यहाँ पे भी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसने 30,000 वोल्ट्स को 240 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि अप्लायंसेज ऑपरेट हो सकें। ठीक है, यहाँ पे भी होम्स वगैरह हैं, तो इसने भी क्या किया, डोमेस्टिक अप्लायंसेज होंगे ना यहाँ पे भी, तो इसने भी क्या किया 30,000 वोल्ट्स को 230 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि जहाँ पे चीजें अप्लायंसेज जो हैं वो ऑपरेट हो सकें वो 30, ठीक है, 220 वोल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या, इस केबल के अंदर जो मेन केबल जा रही थी, बड़े बड़े पोल जो होते हैं, यानी ये वाले पोल जो होते हैं, इनमें ये वाले पोल, इनमें ये जो पोल जा रही होती केबल, ये बेटे ये हाई वोल्टेज पे होती हैं, और पाकिस्तान में ये 30,000 वोल्ट्स के ऊपर ही होती हैं। 30,000 वोल्ट्स पे हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि करंट कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास वाली यासिन सर, आई डोंट गेट हाउ इट्स पॉसिबल इन पुटिंग अ स्मॉल वोल्टेज फोर्स एंड गेटिंग आउटपुट ऑफ 30,000। बेटे एनर्जी सेम रहती है बेटे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या पावर का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर, मैंने कहा था ना, ट्रांसफर ऑफ पावर किसे कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी तो कम नहीं हुई, मैं करंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। करंट क्या है जो पहले मैंने पढ़ाया वो मिस्टर कूलम था, वोल्टेज क्या था जो पैकेट उठाता था वो। अगर बड़ा पैकेट प्रोवाइड करना है फिर क्या होगा, लो पैकेट प्रोवाइड करना है, तो हम बेसिक करंट को मिस्टर कूलम को थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि एनर्जी ये डिसिपेट करता है बेटे।
एनर्जी सेम है, क्यों पावर क्या होता है, एनर्जी ओवर टाइम, टाइम सेम है, एनर्जी भी सेम है। तो जो पावर प्राइमरी पे होगी वही सेकेंडरी पे होगी, हमने ये पढ़ा। पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी आई होता है, तो P इक्वल टू वी आई लिख लिया। अब अगर वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम करें करंट ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज हम ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अलीशा सर, व्हाई डिड यू यूज स्टेप अप जनरेटर? बेटा स्टेप अप जनरेटर नहीं होता, जनरेटर तो हमारे पास जनरेट ही करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर लगाना है जो कन्वर्ट कर किया है, हमने कहा था जनरेट किया हमने 4000 पे, इसके बाद ट्रांसफार्मर ने 30,000 वोल्ट पे किया। ट्रांसफार्मर जो होता है ये हमारे पास होता है हाई वोल्टेज करता है, क्योंकि अगर इस पे हम भेजते हैं तो इससे वोल्टेज हमारे पास क्या कम है, करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर था, ज्यादा हो जाएगा। अगर एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे हमारे पास ये चीज होगी जो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन केबल, ठीक है, lower current in the cable, lower currents in the cable, so thinner cheaper cables can be used even, ठीक है। Sir, why can't we set up the step down transformer after 4000? अच्छा, इन्होंने ये कहा है 4000 वॉट नहीं बेटा, वोल्ट के बाद। यहाँ पे हम स्टेप डाउन लेते हैं तो क्या करेगा वो, 2000 वोल्ट में या 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। वोल्टेज कम अगर हो जाता है तो बेटे करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी का लॉस भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमेशा करंट को कम करते हैं, ट्रैफिक को कम करते हैं, ताकि एनर्जी लॉस कम हो सके, हमेशा हमेशा एनर्जी लॉस। ठीक है, तो बेटे वही यहाँ पे है, हमेशा करंट को कम करते हैं। करंट क्या है, ये ट्रैफिक की पास कर रही होती है केबल में से, उसको तो जितनी ट्रैफिक कम पास करेगी उतना हीटिंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस हो, उतनी एनर्जी लॉसेस भी कम होते हैं। आपकी गाड़ियां जा रही हैं, रोड आगे ब्लॉक हो, गाड़ियां सारी स्टार्ट है, ऑन है, फ्यूल तो कंज्यूम होता जाएगा ना। तो बेसिकली हम बेसिक क्या करते हैं, ट्रैफिक को, ट्रैफिक क्या है, ये करंट को कम करते हैं ताकि एनर्जी लॉस कम हो। तो ये पावर स्टेशन बेटा शो किया हुआ है जिसने 25,000 वोल्ट ऑपरेट किया था। अब उन्होंने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ लगा दिया, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है कितना, जिसने 25,000 वोल्ट को 275,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े पोल्स हैं इनमें कितना जा रहा है, 4,000 वोल्ट जा रहा है फर्दर, या 4 इतना कर लें, इतना उसने कह दिया। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास क्या है, इसमें अब डिफरेंट तीन तीन केबल्स होती है ना बेटे, सबसे ऊपर वाली केबल में ज्यादा वोल्टेज होगा, सबसे नीचे वाले में वोल्टेज कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किया होता है। फिर ये दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया है जिसने क्या किया, हमारे पास 275,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया 132,000 वोल्ट के अंदर, ताकि यहाँ पे जितनी मशीनरी है वो ऑपरेट हो सके। फिर यहाँ पे फिर क्या है, हमारे पास हैवी इंडस्ट्री है 30,000 33 किलो वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, 30,000 वोल्ट पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लाइट इंडस्ट्री है 11,000 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। लोकेलिटीज है 220 वोल्ट पे आते हैं। विलेजेस हैं हमारे पास 230 वोल्ट पे या 450 वोल्ट फर्दर ट्रांसफार्मर लगा के फर्दर फार्म्स वगैरह को दे रहे होते हैं, यहाँ क्यों यहाँ पे वो चलने होते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह। ठीक है, एंड वी कैन नॉट अप्लाई ओम्स लॉ हियर, वो यहाँ एप्लीकेबल ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं होता, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू डायरेक्ट करंट सर्किट। ठीक हो गया। फिगर 1.1 शोज एन आउटलाइन ऑफ एन एसी जनरेटर, ये ऑलरेडी शो किया हुआ उसने। द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, एंड द आउटपुट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। Figure 1.2 shows the axis of the voltage time graph for the generator output. On figure 1.1, mark the suitable voltage on the voltage axis and draw a graph of the generator output. Okay. अब इसको गौर से अगर देखते हो बेटे, दो चीजें हमारे पास गिवन थी, ये पीक वोल्टेज 6 वोल्ट, तो मैंने क्या किया, उसने यहाँ पे कुछ लेबल तो नहीं किया हुआ ना, तो हमने खुद लेबल कर दिया, 0 ये 1 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड हमें कैम्ब्रिज में गिवन होता है, 5 बॉक्स 1 2 3 4 5, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। जितना बड़ा स्केल होगा उतना, जितनी बड़ी डायग्राम होती उतना मैंने कहा था बेहतर होता। तो मैंने यहाँ तक +6 और -6 यहाँ मार्क कर लिया। उसके बाद इस फ्रीक्वेंसीज वाज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच वाज 10 हर्ट्ज। ठीक है, बिल्कुल 5 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर एरिया से।
फ्रीक्वेंसी बेटा 10 हर्ट्ज, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप होता है t इक्वल टू 1/f, तो 1/10 किया तो 0.10 सेकंड होगी। इसका मतलब एक वेव जो है 0.10 सेकंड में कंप्लीट होगी। ठीक है, 0.10 से मार्क किया हुआ है, 0.20, 0.3। इसका एक जो वेव कंप्लीट होनी है 0.10 ये इसने दिया हुआ है, सेकंड वेव यहाँ, थर्ड वेव यहाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास देखो इस तरह है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आ रही, नॉर्थ से साउथ आनी है। ये आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, अभी बिल्कुल ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है ना। इसको मूव करवाएंगे हैंडल के थ्रू, हैंडल के थ्रू हम रोटेट करवाते हैं तो इसकी मोशन क्या होगी, यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। रोटेट करना है इसने इस तरीके से, हैंडल लगाओ ना बेटे, हैंडल को हम इसको इस तरह रोटेट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब रोटेट अगर करवाओगे तो इसका मतलब ये चीज मूव करेगी। जब इसकी मोशन इस पे फोर्स जो होगी परपेंडिकुलर टू होगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो इस पोजीशन में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होनी है। तो मैंने मैक्सिमम से स्टार्ट कर लिया 6। ठीक है, जब ये चीज मूव करके ए बी, जब मूव करते पहले ने ए बी कहा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए और बी। फिर ये रोटेट करके जाएगी, जब बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल हो चुकी होगी तो हमारे पास वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर जब ए बी यहीं से मूव करते हो, जब ए बी इधर आ जाएगी नीचे वाली साइड पे, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा मैक्सिमम, क्योंकि अभी फिर मोशन ऑपोजिट हो जाएंगे, मैक्सिमम आ गया ये वाला। फिर ये मूव करते जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ये, फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर पहुंच गया वहां फिर मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन या ग्राफ बन गया हमारे पास, साइन वेव बनानी, सॉरी कॉस वेव बनी हुई है। ठीक है, ये बनती है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन था बेटे ये, द जनरेटर shown figure 1 works by an electromagnetic induction, explain how this effect produces the output voltage। तो जब भी हमारे पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है या कटिंग होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड्स कट होती हैं, हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो वही लिखा रेट ऑफ, रेट मतलब किस चीज को टाइम से डिवाइड करना, साइंस में फिजिक्स में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंड्यूसेस ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल मूव करती है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स की लिंकेज में या कटिंग में मैग्नेटिक फील्ड कट होती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड कट होंगी, कट का वर्ड यूज कर दिया, लिंक अप का वर्ड यूज करिए, एक ही चीज है बेटे, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वही हमने देखा था, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। स्टेट द एनर्जी चेंजेस दैट अकर इन द जनरेटर व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट। हम जनरेटर को खुद मूव करवाते हैं, इसका मतलब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और उससे आउटपुट में क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक हो गया। When a magnet is pushed into the solenoid in figure 2, the ammeter records a brief current. This is a north pole. You are moving this north pole into this coil. It provides a brief current. Explain why a current is produced. होता ही है कि जब इसको मूव कर रहे होते हो तो इसकी फील्ड लाइन इसके साथ जाके कट करती है। जब भी फ्लक्स की कटिंग में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कटिंग में चेंज आएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस अगर हो जाएगी, इसने करंट के बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। Now what I wrote here, EMF is induced to the change of magnetic flux linkage per unit time with coil and induced current flow as circuit is complete। जब सर्किट कंप्लीट हो, जैसे सेल है, सेल इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, करंट पास नहीं करेगा जब उसको सर्किट नहीं बनाओगे। तो जब हम सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास जो है करंट फ्लो करता है। State the magnetic pole produced at the left hand end of the solenoid लेंस लॉ के थ्रू। नॉर्थ पोल है ना, यू आर मूविंग दिस नॉर्थ पोल इनटू दिस वन, तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ। मैंने क्या कहा था, लेंस लॉ के अंदर ना आने दो, बाहर ना जाने दो, अपोज करना है, सो दैट दिस नॉर्थ पोल कैन नॉट मूव इनटू दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है, बिल्कुल अपोज करेगा। फिर क्या, स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड आउट ऑफ द सोलेनोइड। जब बाहर मूव कर रहे हो तो ऑब्जर्व क्या होगा, एमीटर की डिफ्लेक्शन उल्टी हो जाएगी। क्यों, जब नॉर्थ पोल को बाहर लेके जा रहे हो अपोज करने के लिए, फिर यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नाउ एमीटर शोज डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट में द मैग्नेट इज स्टेशनरी इनसाइड द सोलेनोइड। ये मैग्नेट इनसाइड द कॉइल स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी है
तो इसका मतलब है हमारे पास रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। क्यों? जब मैग्नेट मूव ही नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आनी? ठीक है। तो जनरेटर में भी क्या करना होता है, जनरेटर क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज इट्स फॉर्म्स। और ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, वो इनपुट पावर को यानी इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी, आउटपुट पावर की फॉर्म में ट्रांसफर करता है, उसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होते। ठीक है, नहीं है, जो होते भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं इस लेवल पे। और उसमें हमारे पास ये होता है, अगर वोल्टेज ज्यादा करोगे उसमें करंट कम हो जाएगा, बस इतना है। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास ट्रांसफार्मर के ऊपर ही। अ ट्रांसफार्मर हैज एन आउटपुट ऑफ 24 वोल्ट व्हेन सप्लाइंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आउटपुट में आ रहा है ना, तो सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, करंट क्या हो गया सेकेंडरी में। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 0.40 एम्पियर प्राइमरी के अंदर, एंड द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट मीन एनर्जी लॉसेस इसमें नहीं है। कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा बेटे, जो पावर आउटपुट जो होगी, अब हमारे पास क्या गिवन है, ये वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन। पावर का फॉर्मूला P इक्वल वी आई पड़ा हुआ ना, तो आउटपुट पावर क्या होगी, सेकेंडरी में S लिख लिया, V भी S फॉर सेकेंडरी, I वो भी। तो वोल्टेज कितना है, दिस इज हमारे पास 24, करंट कितना है 2, 24 टाइम्स टू 48 वॉट आ गया। ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेटा ये होता है यूजफुल एनर्जी आउट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट टाइम्स 100। ये यूजफुल होती है, ये टोटल होती है। ठीक है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में कितना होगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि हमारे पास Vp ओवर Vs इक्वल टू Is ओवर Ip। हमने प्राइमरी कॉइल पे वोल्टेज देखना है, क्योंकि करंट प्राइमरी कॉइल का गिवन है विच इज 0.40 एम्पियर। तो मैंने Vp ओवर Vs पे वोल्टेज कितना था 24। ठीक है। करंट हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज 2.0। ठीक है। और हमारे पास सॉरी सेकेंडरी पे ये हमने 0.40 हो गया, तो फर्दर सॉल्व किया 120 वोल्ट। अब ये देख लो इनपुट कितना वोल्टेज दे रहे हैं बेटे, सॉरी आउटपुट कितना आ रहा है 24, इनपुट कितना दे रहे हो 120। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन में करंट कितना था, करंट हमारे पास कह रहा था आउटपुट में 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर आ रहा है, और इसमें हमारे पास कितना था 0.40। तो इसमें करंट कम होता है तो वोल्टेज ज्यादा होता है बेटे। एंड नेवर अप्लाई योर ओम्स लॉ हियर, क्योंकि माइंड में ऐसा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ा है बेटे, वो पढ़ा है, वो अल्टरनेटिंग करंट पे अप्लाई ही नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मर में अप्लाई ही नहीं होता, वो उसके वो सिर्फ डायरेक्ट करंट सर्किट पे अप्लाई होता है, डीसी पे। एक्सप्लेन व्हाई व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, जिसमें एनर्जी लॉसेस नेग्लिजिबल हो। नो एनर्जी लॉसेस, नो एनर्जी और पावर लॉस, यानी इनपुट पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू आउटपुट पावर इन द आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल होगी। हाउ द ट्रांसफॉर्मर चेंजेस द इनपुट वोल्टेज टू डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है प्राइमरी कॉइल में। और हम फर्दर दूसरी चीज चेंज कैसे करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा करते हैं उतना वोल्टेज ज्यादा होता है, उतना करंट कम हो जाता है। ये होता है मेन, लिख भी दो, नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा करते हो तो वोल्टेज ज्यादा हो जाता है बेटे, करंट कम हो जाता है। ठीक, पावर सेम रहती है, एनर्जी सेम है ट्रांसफर। ठीक। ओके, अब हम इस एमसीक्यूज पे आगे बढ़े। फर्स्ट नाउ द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक रिले। मैग्नेटिक रिले हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास वी मेक यूज ऑफ लो करंट टू स्विच ऑन अ हाई करंट सर्किट। एम इज द पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द मैग्नेट, एम ये। ठीक है। एल इज द पार्ट ऑफ आर्मेचर विच इज अट्रैक्टेड टू द कोर, एल जो है। when current flows through the coil, S is the stud which stops the armature being attracted to too strongly, ये stop करता है। इसका मतलब है which line table best material for MLS, ये हमारे पास कोर के अंदर पड़ा हो तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, इट शुड बी आयरन। ये भी इसकी तरफ पुल होता है, ये भी क्या होगा आयरन का होगा। अब ये स्टॉप करता है तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। इट कैन बी वुड हो जाए, इट कैन बी प्लास्टिक, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी एल्यूमिनियम। तो हमारे पास आंसर इसका पहले का बनता है आयरन, आयरन बिल्कुल होना चाहिए। ये भी आयरन होना चाहिए, ये गलत हो गया। आयरन है, आयरन है, कॉपर है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर है पहले का बी, फॉर बिस्मिल्लाह।
ठीक है, बिल्कुल मिराल। सेकंड क्वेश्चन नाउ, ईच ऑफ द डायग्राम बिलो इज अ क्रॉस सेक्शन, या नाम आ गया बेटा वैसे, क्रॉस सेक्शन थ्रू द टू पैरेलल current carrying conductors, which diagram correctly shows the magnetic field pattern formed by the two current conductor. Okay, क्रॉस साइन इनटू द होता है, डॉट साइन हमेशा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन आप लोगों की तरफ आ रही है। अब इसके लिए पहले इसको देखते हैं बेटे, क्रॉस साइन से है, इसका मतलब थंब जो होगा राइट हैंड का शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स द इनटू द प्लेन ऑफ पेज कह लो, या इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन जिस पे आप वॉच कर रहे हो। तो कर्ल ऑफ फिंगर जा रही है बेटा क्लॉकवाइज में, तो इसकी डायरेक्शन ही करंट की गलत शो की हुई है, सॉरी, डायरेक्शन डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की गलत शो की हुई है, तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। डायरेक्शन ये वाली बनती है उसकी, यहाँ पे देख लें तो ये भी डायरेक्शन गलत है। तो पहले में हमारे पास क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रॉन्ग है, ठीक है। ये तो पहले में तो रॉन्ग डायरेक्शन शो की है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस दोनों के अंदर, ठीक है। दूसरे के अंदर हमारे पास ये बी आंसर, मिराल इसका आंसर क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें भी डायरेक्शन गलत शो की हुई है बेटे, इसमें इसमें भी डायरेक्शन गलत शो की हुई है, तो इसमें भी रॉन्ग डायरेक्शन है, ये भी बिस्मिल्लाह भी नहीं है बेटे, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही गलत है। सी के अंदर हमारे पास ये बिल्कुल ठीक शो की हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक शो की है। और अगर हमने ये पढ़ा था करंट अगर दो कंडक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अगर रिपेल करती हैं तो दे शुड बल्ज आउटवर्ड, इसमें बल्ज आउटवर्ड हुई है, बिल्कुल ठीक है। डी के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें ये भी डायरेक्शन ठीक है, ये भी डायरेक्शन शो ठीक है, लेकिन इसमें ये पैरामीशियम टाइप स्लीपर टाइप जो चीज शो कर रही है अट्रैक्शन को शो कर रही है, जबकि अट्रैक्शन नहीं हो रही, तो आंसर इसका होगा दिस इज सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक, ओके, ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन आओ, ओके, थर्ड में a wire hangs between the poles of a magnet, when there is a current in the wire, in which direction does the wire move? इसके लिए हमने क्या यूज करना है, यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो एफबीआई में पढ़ा। इसमें बेटा एफबीआई के अकॉर्डिंगली जो आपकी सेकंड फिंगर है, इट शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये शो की है। योर फर्स्ट फिंगर, ठीक है, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और अब इसको गौर से देखते हो तो हमारे पास आंसर है ए फॉर अल्लाह, दोबारा करो अपने हाथ से बेटे सारे, एफ बी आई ना, बी क्या है, नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में बी यानी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगी, ये सेकंड फिंगर है। ये जिस स्क्रीन पे आप व्यू कर रहे हो ना बेटा, मैंने कहा था एरो डाउनवर्ड हो तो क्या मतलब होता है, करंट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, ये सेकंड फिंगर आप स्क्रीन की तरफ करो, सेकंड फिंगर स्क्रीन की तरफ, अब देखो थंब आपका ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में मूव कर, सेकंड फिंगर स्क्रीन स्क्रीन जिस स्क्रीन पे आप व्यू कर रहे हो उसकी तरफ करो, ठीक है, और आपके फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में, थंब इस डायरेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन 4 के अंदर, what is the part of the simple DC motor that reverses the direction of current through the coil every half cycle? Split ring commutators, सी 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 बेटे, स्लिप रिंग्स होती हैं जनरेटर के अंदर, इसमें नहीं होता, ये जनरेटर के अंदर होता है, इसमें स्प्लिट होता है, SPLIT, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में, which of the following will prove that a metal bar is a permanent magnet? अगर परमानेंट मैग्नेट तो एक एंड उस बार का लाजमी रिपेल होना चाहिए, बिकॉज रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट, इट अट्रैक्ट्स अनदर मैग्नेट, इट कैन बी बट नॉट नेसेसरीली, इट अट्रैक्ट्स बोथ एंड्स ऑफ कंपास, इट इज रॉन्ग, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एब्सोल्युटली वी कैन नॉट, इट्स ओके, आंसर डिंग डोंग, ओके बेटे, ये है हमारे पास, ये एक मेटल रॉड लिया है, कॉपर की वायर शो की, और यहाँ पे हमने पेपर क्लिप्स अटैच की हैं। The table gives the result of the experiment, which rod could be most suitable for use in the core of coil in the circuit breaker. सर्किट ब्रेकर में हमारे पास क्या होता है बेटे, हमारे पास आयरन के उसमें कोर होती है, और मैक्सिमम आयरन का फ्लक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग, आयरन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जब करंट पास करेगा तो मैक्सिमम आयरन क्लिप शुड बी मैक्सिमम क्लिप शुड बी क्लिप्ड अप या रेज्ड, और जब हमारे पास स्विच ऑफ करेंगे तो डीमैग्नेटाइज होगा, जल्दी सारी गिर जाएगी। तो नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स पिक्ड अप व्हेन देयर इज अ करंट, ये मैक्सिमम होना चाहिए,
क्योंकि आयरन की अगर कोर है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए बेटे। और हमारा नंबर पेपर के स्टिल अट्रैक्टेड व्हेन द करंट इन द स्विच ऑफ, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कि मैक्सिमम गिर जाने चाहिए ना, उसने कहा था स्टिल अट्रैक्टेड। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर 35 एंड आंसर। मैं ये कह रहा हूँ जब हमारे पास बेटे करंट पास करके मैक्सिमम फिक्स हो गए, करंट को स्विच ऑफ किया, मैक्सिमम गिर जाने चाहिए, तो रह कितने जाएंगे फिर, स्टिल अट्रैक्टिव नेग्लिजिबल, सारे तो गिर गए उससे। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। साइज, फोर्स, साइज टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड होता है, फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के ऊपर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर फोर्स ज्यादा कैसे होगी, फोर्स ज्यादा करने के लिए हम फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू BIL, मैंने कहा था याद कर लो। अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करते हो, हाई करंट पास करते हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड करोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। साइज ऑफ द करंट बिल्कुल बात ठीक लिखी लग रही मुझे। डायरेक्शन ऑफ करंट नो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट कहा था मैंने, तो आंसर इसका होगा बिस्मिल्लाह, हैज नो इफेक्ट, डायरेक्शन से होना। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा कर दोगे तो हमारे पास ये करंट ज्यादा होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मोहम्मद सिराज ये था बेटे, हमारे पास कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो होती है इट शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन की होती है, सुटेबल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर या कोर ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये किसकी होती है, आयरन की होती है, टेम्परेरी मैग्नेट के लिए होती है, इट शुड बी आयरन के लिए। अब आयरन जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और थोड़ी देर के लिए अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, बाद में गिर जाता है। ठीक है, जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेट, तो जब करंट पास किया तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने के सारे पेपर क्लिप्स ने पिकअप कर दिए, जब आपने करंट को स्विच ऑफ कर दिया तो सारे डीमैग्नेटाइज होकर नीचे गिर जाने चाहिए ना, उसने कहा स्टिल उसके साथ अट्रैक्ट है, तो कोई भी अट्रैक्ट नहीं रहेगा, सारे तो गिर जाएंगे, इसमें जीरो अट्रैक्ट रहा, ये हुआ है। 8th क्वेश्चन के अंदर, a student wishes to use a magnetizing coil to make a permanent magnet from a piece of metal, which metal should be she use? तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होता है, हम स्टील इज अ परमानेंट मैग्नेट, तो हमारे पास हम स्टील को यूज करते हैं, क्योंकि आयरन टेम्परेरी मैग्नेट के लिए यूज करते हो आप लोग, और हमारे पास कॉपर और एल्यूमिनियम जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये तो नॉन मैग्नेटिक है, ये भी हमारे पास सेकंड जो है ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और ये जो होता है दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, 9th क्वेश्चन में निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। The diagram shows a magnet being used to pick up a steel needle. ये needle है made of steel. The north pole of the magnet is close to the center Y of the. अगर यहाँ पे बेटा नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, इस जगह साउथ पोल आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ, यहाँ पे भी कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ। तो क्या व्हाट आर द पोल इंड्यूस ऑन द नीडल एक्स वाई जी। ठीक है, अगर यहाँ नॉर्थ है तो लाजमी यहाँ साउथ आना है, तो हमारे पास एक्स पे हमारे पास नॉर्थ होना चाहिए, वाई पे हमारे पास साउथ होना चाहिए, तो आंसर हमारे पास बन रहा है बिस्मिल्लाह। ओके, 11 क्वेश्चन के अंदर, टू पैरेलल वायर्स आर कैरिंग इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, इसमें भी अपवर्ड जा रहा है, इसमें भी अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड। विच डायग्राम शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वायर्स ड्यू टू द, ओके बेटे हमारे पास सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अगर दो कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कर रहे हों तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो रिपल्शन शो की हुई इसने, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा बिस्मिल्लाह, अट्रैक्ट करने, एक दूसरे को पुल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, a compass needle is placed near one end of a coil of wire on position 1, when the current is passed through the coil the compass needle point in the direction, अच्छा sorry, the compass needle is placed near one end of coil in position 1 ये शो की हुई है, और इसकी डायरेक्शन ये है। द नीडल पॉइंट्स क्लोजर टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, ये कहता है नॉर्थ की तरफ जाए, यहाँ नॉर्थ की तरफ तो नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे अगर आ रहा है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आया तो साउथ पोल इधर आया होगा, साउथ पोल इधर आया होगा, तो नॉर्थ पोल बेटा इधर है, साउथ दूसरी फोर्स इस तरफ लग गई इसके ऊपर साउथ पोल की तरफ,
तो तब ये रिजल्टेंट फोर्स ये आ रही, नीडल की ये पोजीशन शो की है ना, ये वाली नीडल की जो पोजीशन शो की है ना बेटे, ये वो ये वाली है। तो ये ऐसे कैसे होगी? ये ऐसे इसलिए होगी, ये नॉर्थ पोल था, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तभी नॉर्थ की तरफ। ये क्या है? इस सोलिनॉइड, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके से? कॉइल की वजह से है। ये अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, ये वो आ गई, और ये रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, अब उसका क्वेश्चन ये है कि इस डायरेक्शन में ज्यादा कैसे की जा सकती, नॉर्थ की तरफ कैसे की जा सकती है? अगर हम इस वाली को कम कर दें, फोर्स को, या हम फोर्स कम कैसे कर, इसका करंट कम कर दो। ठीक है, करंट कम करोगे, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा नहीं, मैग्नेटाइज नहीं होगा, ये कंपोनेंट कम हो जाए, कंपोनेंट कम होगा तो नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब ये देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज, नहीं करंट को ज्यादा करोगे और नीचे आ जाएगी, तो इस तरह हो जाएगी, करंट को इंक्रीज कर दिया, ये तो नहीं है। तो करंट को इंक्रीज कर दिया, पर ये इस तरह हो जाए, नहीं है, ये साउथ हो जाएगा और यहाँ नॉर्थ पोल आ जाएगा, करंट को इंक्रीज कर दिया था। फिर लिखा है द करंट इन द कॉइल इज डिक्रीज, ये बात ठीक लिखी हुई है। करंट को अगर डिक्रीज करते हो तो बेटे नॉर्थ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और साउथ यहाँ पे नीचे होगा। तो ये हमारे पास पोजीशन तभी बनेगी करंट को अगर डिक्रीज किया। तीसरा लिखा द कंपल इज मूव नियर टू द कॉइल, अगर नियर को कॉइल को मूव करोगे फिर हमारे पास कुछ यही होना शुरू हो जाएगी बेटे, क्योंकि एक फोर्स ज्यादा हो जाएगी ना कॉइल की वजह से, ये हो जाएगी। द कंपास मूव इनटू पोजीशन टू, पोजीशन टू पे जाओगे तो बेटा हमारे पास भी वहां पे भी यही पोजीशन थोड़ी सी बहुत रहनी है। क्यों रहनी है? उसमें हमारे पास अगर यहाँ पे साउथ पोल आया तो यहाँ नॉर्थ पोल आया होगा ना, अगर यहाँ नॉर्थ पोल आएगा फिर डिफ्लेक्शन क्या होगी, कुछ ये हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला हो गया, फिर ये डिफ्लेक्शन होनी है कि यहाँ पे हमारे पास दिस शुड बी द नॉर्थ सॉइल एंड दिस शुड बी द साउथ, ये होना है। और थोड़ा सा इधर एग्जैक्टली नहीं होगा अगर करंट ज्यादा ही है तो, लेकिन थोड़ा सा मैं टिल्टेड शो कर दूं, ज्यादा अप्रोप्रिएट हो ये वाला। ठीक है, ओके जी। तो आंसर इसका क्या हो गया? बिस्मिल्लाह, क्वेश्चन 13 पे आ गए। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ मॉडल रेलवे सिग्नल। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एक सिग्नल आर्म होता है, ऊपर है नीचे है, और ये हमारे पास एक कॉइल है, ये एक नेल है। जब इस कॉइल में से करंट पास करता है तो कॉइल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होती है, पुल करती है आयरन के नेल को, ये नीचे आ जाएगा। तो ये पिवट पॉइंट है, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाता है इस तरीके से, इसमें मोमेंट प्रोड्यूस होता है सिग्नल आर्म में। व्हाट डज द सिग्नल आर्म डू व्हेन द स्विच इज क्लोज, इसने कहा हुआ है द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। बेटे जब करंट पास करेगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो इसको नीचे पुल करेगी। अगर पुल करेगी तो करंट पास करता जा रहा है तो ये नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स ये ऊपर ही रहेगा। इट गोज डाउन एंड स्टेज डाउन, सिग्नल आर्म ये वाला ये साइड है। इट गोज अप, ऊपर जाएगा, एंड स्टेज अप। इट गोज डाउन एंड रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, इट गोज अप एंड रिटर्न। ओके, अब हमारे पास कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन नो डाउट चेंज होती है, लेकिन इतनी हाई करंट है तो अगर ये नीचे की तरफ फोर्स, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट पास भी करता जा रहा है बेटे, तो हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिंग करंट ये वाला होता है, अगर ये वाला करंट पास कर रहा है आई वन, तो यहाँ पे कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, ये करंट पास कर गया आई वन। उसके बाद जब आई टू करंट पास कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज अगर हो जाएगी, तो हमारे पास आई टू हो जाएगी, यहाँ पे अब नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ रहेगा। यार ये है तो मैग्नेट ही है ना, अगर मैग्नेट इसको नीचे पुल करके रखेगा, फोर्स अप्लाई करेगा आयरन को, तो ये ऊपर ही रहेगा। इट मूव्स अप एंड स्टेज अप देयर। तो आंसर मूव अप एंड स्टेज अप, आंसर बी फॉर बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक था। 14 क्वेश्चन के अंदर the EMF induced in a conductor moving at right angle to the magnetic field does not depend upon। ठीक है, कौन सा? मैंने आपको रॉड का क्वेश्चन नहीं कराया था, यहाँ से साउथ, ये रॉड ऊपर नीचे मूव करते हो, ठीक है, एट राइट एंगल उसने कहा हुआ है। EMF लाजमी इंड्यूस ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस पे तो लेंथ पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इस पे नहीं है बेटे, लेंथ पे डिपेंडेंट होगी।
स्पीड ज्यादा करोगे ज्यादा ईएमएफ आ जाएगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करोगे ज्यादा, तो आंसर है बिस्मिल्लाह। ठीक है बिल्कुल। 15 क्वेश्चन के अंदर, थ्री प्लॉटिंग कंपासेस आर प्लेस्ड क्लोज टू द सोलेनोइड कैरिंग अ करंट, how many of the compass needles will change direction if the current through the solenoid is increased? If current through the solenoid is increased, अगर करंट को इंक्रीज किया बेटे हमारे पास, यहाँ पे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये देखो ये फ्रंट साइड शो की हुई है, ये बैक साइड से होके आ रहा है, तो ये फ्रंट साइड अगर है तो अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मार्क करूँ, करंट ये जा रहा है इसमें, ये फ्रंट साइड है बेटे, तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ, यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेंगी, यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी, इसमें साउथ पे आके टर्मिनेट करेंगी। ठीक है, ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन बन रही है तो इसका मतलब इसमें कंपास नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, यहाँ पे साउथ है, कंपास नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, और यहाँ कंपास नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ये वाली होगी, साउथ की तरफ। करंट को इंक्रीज करते हो इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आना, इसको इंक्रीज करते हो इसमें भी कोई चेंज नहीं, यहाँ साउथ है तो साउथ की तरफ है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हल्की सी चेंज होगी। अब देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द कंपास नीडल चेंज डायरेक्शन इफ करंट इन द इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा कोई भी चेंज नहीं आना, इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आनी, इसकी हल्की सी वेरिएशन आनी है, लेकिन वो भी इतनी कोई खास नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्योंकि पोल्स वहीं पे रहने हैं, ओ लेवल का क्वेश्चन है, कोई डिफ्रैक्शन चेंज नहीं होनी है। नहीं बेटे ए है, ए है मेरा ले, उसने कहा था कि इनकी डायरेक्शन चेंज होगी बेटे, विल चेंज डायरेक्शन, किसी की भी नहीं होगी। क्या यहाँ पोलैरिटी चेंज हुई है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन बेसिकली डायरेक्शन किसी की चेंज नहीं होनी। अच्छा, अब रिकॉर्डेड ये जो होगा ये अब निकल गया, एक मिनट, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक हेड वगैरह नहीं ना पढ़ाई, उसके ऊपर क्वेश्चन आता था, आप लोगों को टेप रिकॉर्डर की नहीं पता होना, और वैसे भी पता निकल गया, टेबल में करने की जरूरत नहीं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे डीमैग्नेटाइज भी नहीं रहा, a length of copper wire coiled around a core is used as an electromagnet, which combination produces stronger electromagnet? नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा हो और कोर किसकी हो, आयरन की हो, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा हो और कोर आयरन की हो, नंबर ऑफ टर्न्स माइन मैनी एंड कोर शुड बी मेड ऑफ आयरन, डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने, व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर मेड ऑफ आयरन? ठीक है, इट बिकॉज इट कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक है बिल्कुल ठीक। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, a small coil is connected to an ammeter, this is a coil which is connected to this ammeter, to a meter लिखा हुआ है, when the magnet is pushed into the coil the pointer of the meter kicks to the right of zero, कहते जब करंट पास करता है तो इस तरह से चला जाता है, जब when you are moving this into this coil तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होती है। फिर वो कहता है what happened to the pointer of the meter when the magnet is pulled back to the coil, मैग्नेट को मूव्ड बैक फ्रॉम द कॉइल बाहर निकालते हो तो अब इसकी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों, कि जब अंदर मूव कर रहे थे तो यहाँ पे बेटे नॉर्थ पोल बन रहा था, यहाँ साउथ पोल बन रहा था, जब आप इसको बाहर निकालोगे यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ आएगा, ताकि अपोज करे सो दैट इट कैन नॉट मूव आउट, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन अब क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। अब लिखा है तो पॉइंटर गिव डिफ्लेक्शन, पॉइंटर कॉन्ट्रास्ट रीडिंग, ओके द पॉइंटर किक्स टू द लेफ्ट, यस आंसर है सी फॉर कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ गया, three bars of metal are used are known to be brass, iron, and steel. A magnet is placed one at one end of the each metal bar. The diagram shows how many tacks are picked up by each metal bar. बेटे हमारे पास अगर तो आयरन होगा तो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स आनी चाहिए, ये तो आयरन लग रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होता है, आयरन क्या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, तभी ज्यादा फील्ड लाइन उसके साथ, तभी ज्यादा जो है टैक्स के साथ हैं। ठीक है, ये आयरन है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है। ये हमारे पास क्या वीक मैग्नेट है, वीक मैग्नेट क्या होता है हमारे पास, स्टील होता है, ये हमारे पास कोई भी नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हमारे पास वन इज आयरन, सेकंड स्टील, आंसर इज बिस्मिल्लाह। सिक्स क्वेश्चन के अंदर, a bar magnet is rotated on a shaft near the coil as shown, the C arrow is connected to the coil, indicate the EMF, ये
कह रहा है इसको आप इस तरह रोटेट करते हो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ईएमएफ आ रही होती है सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ब्रास बेटे अलॉय होता है जिसमें हम यूज करें, आयरन भी होता है उसके अंदर, थोड़ा सा स्टील भी होता है, जिंक भी होता है। वो अलॉय है जिसमें बाकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली। आपकी टैप्स जो टूटियां वगैरह या ताले वगैरह होते हैं, दे आर मेड ऑफ ब्रास। ठीक है। आपको मेडल भी मिलते हैं ना, हमारे पास एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर, तीसरा ब्रास का ही होता है, ब्रॉन्ज मेडल जो नॉर्मली हम कह रहे होते हैं। ठीक। ओके, what change does not increase the size of induced EMF? Size, magnitude. Moving the magnet closer to the, इससे तो होगा, इससे EMF ज्यादा हो जाएगी। Turning the magnet in opposite direction with the same speed, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, no effect। यही आंसर है फिर। बाकी भी देखें, टर्निंग द मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन विद ग्रेटर स्पीड, ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगी। यूजिंग अ कॉइल विद मोर टर्न्स, ईएमएफ फिर ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करते ज्यादा हो। तो आंसर हो गया बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, the answer to which question will distinguish between the magnet material and non-magnetic material? Is it a metal or non-magnet metal? कुछ नहीं कह सकते हम लोग। Is it a conductor or insulator? नहीं। Can it be? नहीं। Does it affect the direction of compass needle? Yes, magnet लाजमी affect करता है, repel करेगा compass needle को। डिंग डिंग डोंग। ठीक है। 9th क्वेश्चन, ये मैंने आपको रॉड का जो पढ़ाया था ना बेटे, यानी रॉड इस तरह पड़ा हुआ है, उसको हम मूव करवाते हैं, ये उस पर क्वेश्चन आ गया। A current carrying wire is placed between the poles of a magnet. ये in which direction will the force due to the current try to move the wire? Okay, अब करंट किस तरह जा रहा है? करंट बेटे इसमें ये डायरेक्शन है करंट की। नाउ फॉर दिस पर्पस वी हैव टू मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब एफ बी आई से बेटे आपकी फर्स्ट फिंगर जो है इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड, योर सेकंड फिंगर शुड बी टुवर्ड दिस साइड। अब हमारे पास थंब देखो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। डिंग डोंग कैसे जा रहा है बेटा? डिंग डोंग से जा ही नहीं सकता सिराज। हमेशा फोर्स जो होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो इसकी कभी पैरेलल फोर्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, कभी भी। तो करंट के भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये ए बी और डी तो वैसे ही गलत थे या झूठ थे, ए और सी में से होना चाहिए था, लेकिन हम अप्लाई करें, ये करंट हो गया सेकंड फिंगर, दिस इज द फर्स्ट फिंगर और थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड दिस साइड। आंसर ए फॉर अल्लाह। 10th question है, which of the following proves that a piece of metal is already a magnet? Already a magnet repulsion. Repulsion is the sure test to identify this one. The magnet is attracted to it. Both ends of the compass needle are attracted to the wire. No repulsion हमारे पास होता है ये। ठीक है।